हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है उसके तहत ये बताया जाता है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर की परतों में कुछ एक ऐसे स्थान होते हैं जहां से लावा बाहर की परतों की तरफ यानी वर्टिकल रूप से ऊपर की तरफ आता है और इसके वजह से वहां पे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी जैसी संरचनाओं का विकास होता है। ये अगर प्लेट गतिशील है और हॉट स्पॉट चूंकि स्थिर होते हैं, पृथ्वी के अंदर की परतों में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो संरचना बनेगी ज्वालामुखी एक रेखा में होगा अगर हॉट स्पॉट एक है। लेकिन अगर कई हॉट स्पॉट हैं तो उनसे जब लावा ऊपर की तरफ लंबवत रूप में ऊपर आएगा तो इनसे ज्वालामुखी द्वीपों यानी ज्वालामुखी क्लस्टर, वोल्केनो क्लस्टर का निर्माण होगा। और चूंकि प्लेट गतिशील है, ये स्पॉट स्थिर रहते हैं, इसकी वजह से जैसे जैसे प्लेटें गतिशील होती जाएंगी उसके पीछे के डायरेक्शन में यानी यह वाला भाग जब यहाँ पे आएगा तो ऐसे ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होगा और यहाँ पे अगर ज्यादा हॉट स्पॉट हैं तो उसके ऊपर आएगा तो ऐसे पीछे के साइड में और जो है कि वोल्केनिक क्लस्टर बनेंगे। ये आपका हॉट स्पॉट है, ये यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है बड़ा है जिसके वजह से ज्वालामुखी रेखा का निर्माण हो रहा है और कई अगर हॉट स्पॉट हैं तो ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी पुंज यानी वोल्केनिक क्लस्टर का निर्माण होगा। ये इस तरह हम लोगों ने यह देखा कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे घटित होती है, ज्वालामुखी की क्रियाओं का संबंध प्लेटों को किस भाग से है। अब हम ये देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं, एक विस्फोटकता के आधार पर यानी कौन सी ज्वालामुखी कितनी विस्फोटक है इसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, और दूसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं उनकी सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार अगर विस्फोटकता के आधार पर करें तो यह इस प्रकार आएगा, पीलियन तुल्य, वोल्केनो तुल्य, वोल्केनो तुल्य, वेसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य। अभी हम देखेंगे क्या है, ये किस प्रकार और लास्ट हवाईयन तुल्य। यानी अगर हम विस्फोटकता के आधार पर विश्व के ज्वालामुखियों का वर्गीकरण करने का प्रयास करें तो हमको कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस देखा है, पीलियन, वोल्केनो, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली और हवाईयन। दरअसल ये ज्वालामुखियों के नाम हैं, इनकी विशेषताएं जिन ज्वालामुखियों में दिखती है हम उस ज्वालामुखी को उसी कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। यानी पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होंगे उनकी विस्फोटकता अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे जाएं तो इनकी विस्फोटकता घटेगी। यानी ये जो भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनमें इनकी विस्फोटकता में कमी आएगी। और विस्फोटकता में कमी आने का जो कारण है यह है कि अगर हम ऐसे जाएं नीचे की तरफ देखें तो अम्लीयता घटेगी। अम्लीयता घटने का जो कारण है वो ये है कि इनमें सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी। यानी सिलिका का अनुपात सबसे ज्यादा पीलियन तुल्य में होता है, इसी कारण सबसे ज्यादा
विस्फोटक होती है। उसके बाद वोल्केनो तुल्य में उससे कम सिलिका होता है, वेसुवियस में उससे कम, स्ट्रोम्बोली में उससे कम। हवाईयन तुल्य जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें सिलिका का मात्रा बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए उसकी अम्लता कम हो जाती है और उसकी प्रकृति कुछ क्षारीय टाइप की हो जाती है। इस कारण यहाँ पे जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो शांत प्रकार की होती हैं। यानी आप इसको अगर याद करना चाहें तो एक फार्मूले के रूप में इसको रख के एक आध दो बार रिवीजन करके आप बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि कौन ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विस्फोटक होगा, उसकी क्या विशेषताएं होगी। तो कुछ इस प्रकार होगा: पिलियन तुल्य, वोल्केनो तुल्य, वेसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य और हवाईयन तुल्य। इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो सिलिका की मात्रा कम होगी, यानी अम्लीयता कम होगी और ये कम विस्फोटक होंगे, यानी विस्फोटकता में भी कमी आएगी। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए आप किसी के नाम पे याद कर सकते हैं, किसी घटनाक्रम के याद कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से हम देख लेंगे कि इन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, यानी विस्फोटक प्रकार के। जो सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी होंगे वो उन्हीं क्षेत्रों में आएंगे जहां की लावा की विशेषता अम्लीय होगी, यानी जितनी ही ज्यादा अम्लीयता जिस ज्वालामुखी की होगी वह उसी कैटेगरी में, यानी या तो पिलियन तुल्य में होगा या वोल्केनो तुल्य में होगा या स्ट्रोम्बोली तुल्य में होगा। वेसुवियस और हवाईयन तुल्य में ऐसे ज्वालामुखी आएंगे जिनकी प्रकृति, जिनसे निकलने वाला लावा की प्रकृति कुछ क्षारीय होती है। दूसरा वर्गीकरण जो हमारा आधार था वो सक्रियता के आधार पर। अगर सक्रियता के आधार पे इसका डिवाइडेशन करें तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होते हैं सक्रिय यानी एक्टिव, दूसरे होते हैं सुषुप्त यानी डोरमेंट, एक्टिव, और तीसरे होते हैं शांत या निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी, निष्क्रिय या मृत यानी डेड वोल्केनो। दरअसल सक्रियता के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया उससे ये पता चला कि बहुत से ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनके आधार पर, उनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये ज्वालामुखी किस कंडीशन में है। यानी अगर वहां पे किसी ज्वालामुखी में हमेशा ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है, लावा बाहर हमेशा आ रहा है, लावा नहीं अगर बाहर आ रहा है तो उससे गैसें बाहर आ रही हैं, यानी जो भी ज्वालामुखी प्रक्रम है अगर वो घटित हो रहे हैं तो सुषुप्त में है, सक्रिय है। यानी सक्रिय ज्वालामुखी लगभग इस समय विश्व में 500 से ज्यादा है। हम देखेंगे मैपिंग के थ्रू कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पे है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ज्वालामुखी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ज्वालामुखी के जितने फैक्ट हैं हम मैपिंग के ही सेगमेंट में देखेंगे, जो कि अभी तक हम लोग हर चीज को मैपिंग पे टालते आ रहे हैं कि हम उसके फैक्ट देखेंगे उसका, चूंकि वहां पे जब हम देखेंगे तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होंगी, हमको रटना नहीं पड़ेगा। सुषुप्त जो ज्वालामुखी होती हैं उनमें होती हैं तो वो पहले एक्टिव थी लेकिन बहुत लंबे समय से उसके घटनाक्रम ऐसे नहीं दिखे, यानी उसमें एक्टिव ज्वालामुखी के लक्षण नहीं दिखते। इस वजह से मान लिया गया कि वो सुषुप्त अवस्था में, और हो सकता है कि ये मृत ज्वालामुखी हो जाए यानी निष्क्रिय हो जाए और भविष्य में इनमें ज्वालामुखी उद्गार न हो। और निष्क्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिसमें लंबे समय से ज्वालामुखी के विस्फोट नहीं हुए हैं, उनसे लावा बाहर नहीं आया है, उनसे अब गैसें निकलना भी बंद हो गई हैं। तो ये आपके ज्वालामुखी का डिवाइडेशन था। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि इन ज्वालामुखियों से किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं।
स्थलाकृतियां। जब ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, लावा ठंडा होगा, तो जहां पे ठंडा होगा वो किसी एक ऐसी आकृति का निर्माण करेगा जो हमारे अध्ययन का विषय हो सकता है। इसी को जब आधार बना के लोगों ने ज्वालामुखी से बनी स्थलाकृतियों का अध्ययन किया, तो उनको बहुत सी ऐसी स्थलाकृतियां बनी मिली जो सिर्फ ज्वालामुखी से ही बनती हैं और किसी क्रिया से उनका निर्माण नहीं होता। सबसे पहले हम देखें, मान लीजिए एक पूरी प्लेट है या पूरी कोई जो है कि एक भाग है स्थल का, और मान लीजिए यहां से लावा बाहर ऊपर आने का प्रयास करता है। ये बाहर आने के प्रोसेस में जब होगा तो हो सकता है कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण अंदर की संरचना में करे और कुछ का बाहर करे। तो हम ये देखते हैं कि अंदर अगर लावा ठंडा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो लावा चले वो हमेशा सतह पर आई है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होती कि ऊपर तक पहुंच जाए, तो बीच में ही ठंडा होकर कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, और कुछ जब बाहर आ जाता है मैग्मा, जिसको हम लावा कहते हैं, वो ठंडा होता है, तब पठार पहाड़ जैसी कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृति है। ज्वालामुखी पहाड़, हम सबने सुन रखा है कि ज्वालामुखी से पहाड़ का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का पठार भी हमने सुन रखा है कि बहुत से पठार हमको मिल जाएंगे, जो लगेगा कि जो हमने सुना होगा कि ज्वालामुखी पठार है, इसमें लावा की विशेषता है। जैसे दक्कन का पठार है, हम लोग कक्षा 6 की किताबों से ही पढ़ते हैं कि दक्कन के पठार का निर्माण लावा से हुआ है, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार के। तो इनके अलावा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो जिनके विषय में हम लोग जानते तो हैं, उनका भी एक अध्ययन कर लेते हैं। दो तरह की स्थलाकृतियां होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियां में जो सबसे पहली स्थलाकृति है वो है बैथोलिथ। इसका कुछ अर्थ नहीं होता, ये नाम है बैथोलिथ, और इस प्रकार की जहां भी संरचनाएं मिलती हैं उनको हम बैथोलिथ जैसी संरचनाएं यानी स्थलाकृतियां हम कहते हैं। ये होती कैसे हैं? इसके विषय में मान्यता है कि अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता, लावा निकलता है, और वो लावा पृथ्वी की अंदर की पैर होता अपेक्षाकृत अधिक गहराई में, यानी ऊपर की सतह में ना होके, जिसपे हम एक टर्म होता है अपक्षय अपरदन का, उसको हम देखेंगे जब हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे होंगे। यानी मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस पे जो भी बारिश की बूंदें होती हैं, हवाएं चलती हैं, नदियां बहती हैं, तो इनसे एक जो घर्षण होता है इस भाग पर, इस भाग पे नहीं, ये कुछ अंदर की परतों में अगर गुंबद नुमा कुछ संरचना ऐसी बन जाए, उसी को बैथोलिक बोलते हैं। यानी लावा के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना में या अंदर की पैरों में अपेक्षाकृत जो गुंबद नुमा संरचना बनती है उसी को बैथोलिक बोलते हैं। इसका कुछ आकार फिक्स नहीं है, ये लगभग कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, कुछ और ज्यादा स्टीप हो सकता है, यानी खड़ा ढाल वाला हो सकता है लगभग, लेकिन ऐसी संरचना बनती है, और एक पृथ्वी की अंदर की परतों में होता है। यानी और स्वाभाविक है कि पृथ्वी की जब अंदर की परतों में ये ठंडा होके ऐसी स्थलाकृतियां बनेगा तो उसको ठंडे होने में ज्यादा समय लगेगा। यानी हम ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी के अंदर की परतों का टेम्परेचर ऊपर की परतों की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां पे कोई भी मैग्मा या लावा ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जो ज्योग्राफी की किताबों में अक्सर मिल जाता है, वो ये होगा कि लावा के ठंडा होने का समय का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसके रवे के आकार से। यानी अगर कोई भी मैग्मा या लावा लंबे समय में अगर ठंडा होगा, बहुत ज्यादा समय लेगा ठंडे में, तो उसके रवा मतलब होता है क्रिस्टल। जैसे एक गिलास है,
इस ग्लास की जो रवे हुए एक क्रिस्टल इतने अच्छे हैं कि इसके हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हम एक दूसरे से दूसरे तरफ देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर रवे इतने अच्छे तरह से बने होंगे कि उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि रवे सही से विकसित हुए हैं। यानी लावा जितना भी ज्यादा समय में ठंडा होगा उसके क्रिस्टल की संरचना उतनी ही अच्छी होगी। कई बार हमको कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं जो पियर्स जो साबुन आता है वो ऐसी कुछ संरचना होती है और लगता है कि जैसे आर पार देख सकता है। दरअसल वो ऐसे ही ज्वालामुखी के पत्थर होते हैं जिनके रंगों का विकास लंबे समय में हुआ होता है। यानी अब बैथोलिथ को अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक ऐसी स्थलाकृति हमारे सामने चित्र में उभरनी चाहिए जो एक गुंबद नुमा संरचना हो और जो पृथ्वी के अंदर की परतों में विकसित हुआ हो। चूंकि पृथ्वी की अंदर की परतों का तापमान बाहर की परतों के तापमान से ज्यादा होता है, इस कारण उसके रवे सही तरीके से विकसित होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी हमारी जो स्थलाकृति है वो होती है लेपोलिथ। लेपोलिथ बैथोलिथ चूंकि ज्यादा गहराई में पाई जाती है, लेकिन लेकोलिथ जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। यानी पृथ्वी की अंदर की परतों में एक ऐसी लावा का जमा जब इस रूप में हो, यानी उस जिसका ढाल लगभग उत्तल टाइप का हो, इस प्रकार यानी उल्टे कटोरे टाइप का हो, उसको हम लोग लेकोलिथ बोलते हैं। और चूंकि ये अपेक्षाकृत कम गहराई में ठंडा होता है, इसलिए इसके रंगों का आकार या इसके क्रिस्टल उतने अच्छे विकसित नहीं हो पाते जितने कि बैथोलिथ के थे। और जितना कम समय इनको ठंडे होने मिलेगा उतने ही इसके क्रिस्टल छोटे छोटे होंगे। तीसरी हमारी जो संरचना है वो है लोपोलिथ। लोपोलिथ जिस प्रकार लेकोलिथ उत्तर ढाल वाला था, इसी प्रकार लोपोलिथ दरअसल बेसिन के आकार में लावा और मैग्मा का जमाव है। जब कुछ इस प्रकार लावा का जमाव आपको पृथ्वी की अंदर की परतों में देखने को मिले तो उसी को लेपोलिथ या लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है। और एक आकृति जो पृथ्वी के अंदर की परतों में पाई जाती है वो होती है फेकोलिथ। फेकोलिथ फेकोलिथ एक तरह से देखा जाए तो लोपोलिथ और जो है लेकोलिथ का एक जगह पे एक सम्मिलित रूप है। यानी जब कुछ इस रूप में मैग्मा या लावा का जमाव हो, यानी ऐसा लगे कि एक परत उठा हुआ एक धसा हुआ भाग कुछ इस रूप में संरचना का निर्माण हो, तो उसी को फेकोलिथ बोलते हैं। और बैथोलिथ के अलावा ये जो भी लेकोलिथ या लोपोलिथ या फेकोलिथ ये जो संरचनाएं हैं ये पृथ्वी के अपेक्षाकृत ऊपरी परतों में होती है। जब लावा या मैग्मा का जमाव ये क्षैतिज रूप में एक कुछ ऐसे चादर के रूप में पतली सीट के रूप में हो, यानी इस रूप में क्षैतिज रूप में इसका जमा मिले, तो अगर इसकी मोटाई कुछ कम है यानी बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको सील बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी मोटाई ज्यादा हो जाए और ये क्षैतिज रूप में हो तो इसी को सीट बोलते हैं। यानी सील और सीट में अंतर यह है कि दोनों क्षैतिज रूप में होती हैं, दोनों की संरचना एक प्रकार होती है, बस उनकी मोटाई में अंतर होता है। एक और संरचना कि अगर मान लीजिए अगर लावा निकलने का, यहां से लावा निकल रहा था, अगर ये कुछ ऐसे खड़े रूप में लावा का जमाव हो जाए,
ये यानी लावा ने निकलने का तो प्रयास तो किया, लेकिन दबाव और किन्हीं अन्य कारणों से ये लावा नहीं निकल पाया और ये बीच में ही ऐसे शीतल होकर लंबवत रूप में एक दीवार के रूप में या एक खंबे के रूप में ठंडा हो जाए, तो इसी को डाइक बोलते हैं।